हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक आपका नई क्लास में नई वीडियो में। तो मैं आपको यूपीपीसीएस की सीरीज़ करा रहा हूँ लगातार। साथ ही साथ आप यूपीपीसीएस के साथ अगर आप यूपी आर ओ दे रहे हैं तो आप हमारी क्लास को देख सकते हैं। और यूपीपीसीएस के साथ आर ओ दे ही रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस के लिए भी दे रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की जो डेट अनाउंस हो गई है। तो आज मैं बात करूँगा हिस्ट्री की। हिस्ट्री को शुरू करेंगे। वैसे मैंने पहले भी हिस्ट्री को काफ़ी वीडियो डाले हैं, बनाया, आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर से एक नई तरीके से हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो इतिहास को शुरू कर रहे हैं। ये जो मेरा स्टैंडर्ड होगा, जो मैं पढ़ाऊँगा, वो जो प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। और अगर आप अगर पीटी होता है तो पीटी के बाद अगर डिमांड आती है ऐसी कमेंट में तो फिर मैं उसको थोड़ा डीप भी जाऊँगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इतिहास इतिहास को। इतिहास तो जैसा आप जानते हैं कि इतिहास जो होता है अ, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, इतिहास को समझने के लिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इतिहास को समझने के लिए 3 पार्ट्स में, पहला है उसको जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ये काल का निर्धारण होता है कि ऐतिहासिक काल क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आधे ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, अगर इसको समझा जाए। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है इति और दूसरा होता है हास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धनास। इति का मतलब होता है ऐसा और हास का मतलब हुआ होगा। तो इस तरीके से ऐसा हुआ होगा उसी को इतिहास कहते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा उसी को इतिहास कहते हैं। ये तो रही, ऐसा हुआ होगा इतिहास कहते हैं। अब चलते हैं इतिहास की बात। तो इतिहास के जो पिता के रूप में माना जाता है कि फादर ऑफ द, इतिहास के पिता तो कह सकते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का, हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन है। और कभी कभी ये प्रश्नों में आ जाता है कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है, हेरोडोटस को। तो इतिहास की जो है बात कर ले रहे हैं कि अब इतिहास के जो मैंने 3 पार्ट्स करे हैं, ये वैश्विक स्तर पे हैं। ये पूरे विश्व स्तर पे इतिहास के पार्ट्स हैं जो डिवाइड किए गए हैं कि वैश्विक स्तर क्या मानता है कि इतिहास क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है कि जब हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जिसके माध्यम से हम उसको पढ़ सकें। यानी कि अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित सामग्री नहीं होती जिसके आधार पर हम ये जान सकें कि उस जमाने में, उस समय, उस काल में क्या हुआ था। तो लिखित जानकारी नहीं होती, बल्कि अवशेषों के आधार पर यह बताया जाता है कि उस समय कैसी जीवन शैली रही होगी, क्या खान पान था, कैसे खान पान था, क्या उनका सांस्कृतिक विरासत थी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम केवल जो है उनके द्वारा छोड़े गए, उस समय के द्वारा छोड़े गए अवशेषों के आधार पर करते हैं। तो जिस समय हमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है जिसके आधार पर हम उसको पढ़ सकें और उसको बता सकें, उसको डिफाइन कर सकें, व्याख्या के द्वारा बता सकें कि उस जमाने में, उस समय क्या चीज़ें प्रचलित थी, कैसा उनका सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था। ऐसी सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये अवशेषों पर डिपेंड होता है। ऐसा ऐतिहासिक काल अवशेषों पर आधारित होता है और अवशेषों के माध्यम से उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा काल होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ यह होता है कि उस समय जो है सामग्री तो उपलब्ध थी, लेकिन उसको जो है पढ़ नहीं सके, उसको जानकारी नहीं हो पाई। तो ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक का मतलब ऐसा काल जिसमें
काल जिसमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है। मिस्टेक हो गई, लिखित सामग्री प्राप्त होती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे काल को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे काल को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐसी सामग्री तो मिली है, जैसे हड़प्पा काल जो है, हड़प्पा काल हो गया, वो आधे ऐतिहासिक काल माना जाता है। आधे ऐतिहासिक काल माना जाता है क्योंकि उसकी जो लिपि है, लिपि तो है, लिखित सामग्री तो है, लिखित सामग्री के बाद भी हम उसको जो है पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो जो काल है हड़प्पा काल का, वो आधे ऐतिहासिक काल है। कोई लिपि है, कोई अक्षर बने हुए हैं, कोई बनावट बनी हुई है, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाला जा सका, ऐसे काल को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतनी बात होगी। अब चलते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें सामग्री मिलती है और लिखित भी होती है और उसको पढ़ भी सकते हैं, उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे काल को जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में जैसे वेद मिले, पुराण मिली, उसके अर्थ लगाए गए, ठीक है, उसके अर्थ लगाए गए। मध्यकालीन भारत में भी कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ जो है विदेशी पुस्तकें भी मिली, विदेशी पुस्तकों के बाद और भी कुछ लिखे गए, तो उनके आधार पर हम उसको बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो काल क्या है। तो ऐसे काल को जिसमें पुस्तकें होती हैं, लिखित सामग्री होती है, लिखित सामग्री के बाद उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसी जो है ऐसे इतिहास को ही, ऐसे कालखंड को ही इतिहास कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब ये बात जो है आप आगे चलते हैं थोड़ी सी, तो मान के चलते हैं अपने पास कि बहुत सी जानकारी है, तो थोड़े थोड़े जो है फैक्ट हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, और फैक्टों के आधार पर इसको जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या चीज है। तो जैसे कुछ ऐसे काल थे जहां हमें चीजें मिली और हमने उसको जो है इतिहास का निर्धारण कर दिया। तो भारतीय इतिहास में तीन कालखंड माने गए हैं। भारतीय इतिहास में 3 कालखंड माने गए हैं, जिसको प्राचीन इतिहास नंबर दूसरा, ये पहला, नंबर दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी बात ये कर ले रहे हैं। वैसे प्रागैतिहासिक काल की भी मैं बात करूंगा कि आखिर में वो क्या चीज होती है प्रागैतिहासिक काल में। तो जो होमोसेपियंस जो मानते हैं, ये वाली बात मैंने बता दी कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को अभी शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात बता देना चाह रहा हूँ। जैसे होमोसेपियंस क्वेश्चन आता है कि होमोसेपियंस किस काल का मानव है। ये बहुत बार परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है, जो होमोसेपियंस है वो किस काल का मानव है। तो होमोसेपियंस जो है वो आधे ऐतिहासिक काल का मानव माना जाता है। आधे ऐतिहासिक काल का मानव माना जाता है, क्योंकि उस समय ये माना जाता है कि मनुष्य जो था धीरे धीरे विकास हो रहा था। तो ये जो है आधे ऐतिहासिक काल का माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहने के बाद उसने कुछ चित्र बनाए,
और चित्र भी बनाए, कुछ लकीरें भी बनाई खींची, लेकिन उसको जो है पता नहीं किया जा सका कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो होमो सेपियंस का क्वेश्चन एक बार मैंने परीक्षा में देखा, इसलिए मैंने बता दिया कि होमो सेपियंस है वो किस काल का माना जाता है, आदि ऐतिहासिक काल का माना जाता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात और करें, जैसे हम ये मानते हैं कि पाषाण युग जो है प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में और बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को देखें तो एक होता है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल। तो ये इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये इन कालों में क्या क्या बात हुई थी। तो पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण जो काल है वो उसका मुख्य आधार जो था जो है शिकार करना था, शिकार के माध्यम से अपने भोजन की पूर्ति करना था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में माना जाता है। ये बात हमें समझने वाली है, यही यहाँ से प्रश्न आता है अगर आएगा प्रागैतिहासिक काल से। हालांकि थोड़ी सी और संस्कृतियां हैं, संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का मतलब है, पाषाण का मतलब पत्थरों का युग, पाषाण का मतलब कि पत्थरों का युग। जो पत्थर थे, पत्थर के ही उन्होंने औजार बनाए। ठीक है। औजार में उन्होंने बेतरड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी खंड इत्यादि उन्होंने जो औजार बनाए जिससे कि वो जानवरों को शिकार करते थे। ठीक है। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, उन्होंने पत्थर के औजार बनाए, पत्थर के ही उनके घर थे। घर से मतलब पत्थरों के घर नहीं, गुफाएं थी, गुफाओं में रहते थे। तो ये पाषाण का मतलब होता है जो है पत्थरों का प्रयोग किया उन्होंने भरपूर, चाहे हथियार बनाने में, चाहे उसको जो है जानवरों को मारने में, चाहे जानवर मांस को काटने में इत्यादि करने में काम उन्होंने पाषाण का प्रयोग किया, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल में अगर ये पूछ ले कि आग का आविष्कार किस जो है काल में हुआ, तो पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में हुआ। चाहे तो वो पुरापाषाण काल कहते, चाहे पुरापाषाण काल कहते, या पूर्व पाषाण काल कह दे, तो ये माना जाएगा कि इस काल में ही आग का आविष्कार हुआ। ठीक है। आग का आविष्कार कब हुआ? पाषाण युग में। अच्छा, एक आती है कि पहिए की खोज, ये पहिए की खोज और आग की खोज, ये 2 क्वेश्चन आते हैं। पहिए और आग के क्वेश्चन आते हैं कि पहिया कब बना, जो आज हम विभिन्न जो है संसाधनों में देखते हैं। हमारे जो परिवहन का साधन ही पहिया है। पहिए की खोज ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ढोने के लिए, साथ ही साथ यात्राएं करने के लिए, लंबी दूरी के लिए। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो वो नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया, आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई। तो ये जो है पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है, आग का आविष्कार हो गया। अब थोड़ी आगे चलते हैं कहानी अपनी, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे कौन सी धातु का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आ जाता है कि ये मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया। तो भारत में मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसमें कहेंगे कि तांबा धातु थी, तांबा धातु का प्रयोग किया। कौन सा जानवर पाला सबसे पहले, कौन सा जानवर पाला? तो ये कह सकते हैं कि कुत्ते को उन्होंने पाला, कुत्ता। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए। तो
कि कृषि का आविष्कार भी जो है, ये कहते हैं कि कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हो जाता है। कुछ लोग उसको कृषि के आविष्कार को पूर्व पाषाण काल में भी मानते हैं। तो अब ये आ जाता है कि सर्वप्रथम जो है मानवों ने पहली बार मानवों ने किस हथियार का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है, किस हथियार का आविष्कार किया या प्रयोग किया, आविष्कार किया या प्रयोग किया। तो कुल्हाड़ी ऐसी जो है पहला औजार था जिसको बनाया। ठीक है, ये बात हमें याद रखने वाली बात है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये बात याद रखनी है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। अगर तीसरा पॉइंट देखें तो ये कह सकते हैं कि हम कि कृषि के लिए प्रयुक्त सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, तो हम कह सकते हैं गेहूं, और कहीं कहीं चावल। पहली फसल जो बनाई, जो उपजाई, वो गेहूं, और कोई कोई उसको चावल मानते हैं। तो गेहूं और चावल में से कुछ भी आ जाए तो गेहूं चावल आप लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब चलते हैं आगे। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं। भीमबेटका एमपी में की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है, ये प्राग ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। प्राग ऐतिहासिक काल की ये मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल की ये मानी जाती है। अच्छा, इतनी जब कहानी हो गई तो अब इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं। अब चलते हैं थोड़ी आगे। भारत में जो इतिहास शुरू होता है वो इतिहास शुरू होता है स्रोत से, ऐतिहासिक स्रोत। वैसे जो इतिहास शुरू होना चाहिए तो ऐतिहासिक स्रोतों से ही शुरू होना चाहिए। कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, सोर्स या स्रोत कि जिसके आधार पर इतिहास को बताया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। देखो चल रहा है वीडियो का नहीं, ठीक है। तो इतिहास जो शुरू होता है वो ये इससे शुरू होता है कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो स्रोतों को सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, परंतु मैं आपको इतिहास को शुरू कर रहा हूँ वो हड़प्पा काल से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इतिहास की अपन लोग शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास की, वो भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, भारतीय इतिहास। और वो भारतीय इतिहास में हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो इसमें भी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हमें इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता जो है पहले अस्तित्व में नहीं थी। सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आती है। 1921 में कार्बन डेटिंग के आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की समय गणना 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, ये कार्बन डेटिंग है जिसे C14 तकनीक कहते हैं। C14 तकनीक होती है, इसमें कार्बन के अणुओं को लिया जाता है, कार्बन के अणुओं को, और उसको देखा जाता है कि वो अणुओं में जो उनका अर्ध आयु काल होता है, वो साइंस का टॉपिक है। अर्ध आयु काल में उनकी जो है कितनी आयु है, तो वो कार्बन C14 तकनीकी के द्वारा माना जाता है। तो 1921 में क्या हुआ था कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज हुई। ठीक, सिंधु सभ्यता की खोज हुई। इतनी बात समझ में आई। तो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा हड़प्पा सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का नाम ऐसे पड़ा कि जो स्थल जो हड़प्पा है वहीं पे सबसे पहले खुदाई हुई, उसी स्थान के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ गया। सिंधु सभ्यता क्यों हड़प्पा नदी सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा नदी नहीं, हड़प्पा जो स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे है, तो इसलिए पूरी सभ्यता सिंधु के किनारे है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। इतनी बात हो जाती है। अब आगे चलते हैं, इस सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जो सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिपि तो मिली है हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानते हैं। ये जो है क्वेश्चन आ सकता है, माना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल की सभ्यता मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ सामग्री मिलती है, लिखित विवरण मिलते हैं, लिखित विवरण, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। जब पढ़ नहीं सकते तो ऐसे काल को ही जो है आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो इतनी बात हो गई। और एक चीज और, इस जो है आदि ऐतिहासिक काल कह लो या फिर इस सभ्यता का नाम कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। तो कितने नाम हो गए? एक हो गया नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के घाटी में ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा नाम अगर इसको देना चाहें तो हड़प्पा सभ्यता में जो है पक्की ईंटों के मकान मिले, पक्की ईंटों के मकान, पक्की सड़कें, नाली पक्की, तो इसको, और जो है पूरे शहर के शहर मिले, तो इसको जो है नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगरीय शहर मिले, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। ठीक, नंबर 4 इसको जो है एक कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। तो ये जो सारे नाम हैं वो हड़प्पा सभ्यता के ही नाम है। एक और है आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कह सकते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोल सकते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता, पहली बार भारत में जो नगर मिले वो उसके आधार पर प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको कहते हैं। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो सर जॉर्ज मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, तो उन्होंने क्या किया, ये सारे नाम के आगे अब कहानी आगे चलती है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी थे जिनका नाम जॉन मार्शल था, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? निदेशक। क्वेश्चन आ सकता है कि जब 1921 में 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता जो है खोजी जा रही थी उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो आप ये बताएंगे कि उस समय भारतीय
पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष था सर जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। तो इन्हीं के ने आदेश दिया और दयाराम सानी राय बहादुर दयाराम सानी राय बहादुर दयाराम सानी को इन्होंने क्या किया कि ये बता दिया कि आप वहां पे 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज करो, खुदाई करो। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये कह सकते हैं कि इसकी खुदाई हुई और एक सभ्यता प्राप्त हुई और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हड़प्पा नाम की भी कोई भारत में सभ्यता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी हड़प्पा की है। आगे चलते हैं कि सिंधु घाटी के सर्वाधिक जो है वो पश्चिमी पुरा स्थल है वो दास्क नदी के किनारे है। और सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो ये जो सभ्यता है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण फैली हुई थी, अभी भी फैली हुई है क्योंकि स्थल मिले हैं। तो कह दें कि अगर सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थल की बात करें तो इधर पश्चिमी स्थल बना लें और इधर उत्तरी स्थल बना लें और इधर पूर्वी स्थल बना लें और इधर दक्षिणी स्थल बना लें, तो हम कह सकते हैं सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल की बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे है जो आलमगीरपुर कहलाता है। पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये मेरठ जिले में, मेरठ जिले में। सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है। तो पश्चिमी स्थल दास्क नदी है एक, दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है स्थित है। दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में स्थित है। आगे बात करें उत्तरी स्थल की, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के निकट पुरा स्थल है चिनाब नदी के किनारे, अखनूर के निकट मांदा। चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे अखनूर स्थान है, अखनूर के निकट, और मांदा इस स्थल का नाम है। ये जो है ये आलमगीरपुर है, ये सुतकांगेडोर है, स्थित है ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ये गुजरात बलूचिस्तान में और इसको जो है इसको मेरठ उत्तर प्रदेश मानते हैं। आगे है दक्षिण में दायमाबाद। दायमाबाद दक्षिण में सबसे पुराना स्थल जो दायमाबाद माना जाता है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के किनारे है? गोदावरी। क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण का जो स्थल है गोदावरी नदी के किनारे, किनारे है दायमाबाद और महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र। तो ये इस तरीके से अगर बात करें तो ये जिला पड़ता है, अगर जिले की बात करें तो अहमदनगर जिला पड़ता है, अहमदनगर। तो ये सारी चीजें हैं। हिंडन नदी के किनारे है पूर्वी स्थल जिसको आलमगीरपुर है, मेरठ में उत्तर प्रदेश में नदी है हिंडन। क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्वी स्थल क्या है, देखूं आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पूर्वी स्थल जो है, पूर्वी स्थल किस नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है तो आप कहेंगे कि हिंडन नदी के किनारे है, वो आलमगीरपुर है। दूसरा है कि सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में, और अहमदनगर जिला है।
सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट, और मांदा है वो भी जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी स्थल के किनारे की बात कर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो ताज नदी के किनारे मिला है, जिसको जो सिद्धकांगे डोर है जो बलूचिस्तान में है। कुछ लोग इसको पाकिस्तान में भी मानते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान में। खैर, तो इतनी मैंने बात आपको अभी हड़प्पा सभ्यता की बताई है। आगे भी इसको मैं बताता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अपने कमेंट बताएं तो मैं वो कमेंट में अपने प्रश्न पूछा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार।